हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू CUD वाडा 247। मैं हूँ आयुषी मैम और आप सभी लोगों को मैं वेलकम करती हूँ आपका फाइनल पार्ट फॉर द सोल्यूशन चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट्स और कर लिए हैं जिसमें हम लोगों ने चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। बस लास्ट हिस्सा है जो आपका बाकी है। हालांकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो इस वाले पार्ट को कंबाइन करके ही आपके पेपर में आते हैं, तो आप लोगों के लिए जो सेक्शन है इसको ध्यान से कवर करना बहुत जरूरी है। आई होप आपने पिछले सारे सेशंस देख लिए हैं ताकि आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हो और ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से तैयार हो चुका होगा। ठीक है, वरना हम लोग जो नेक्स्ट सेशन है जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, जो कि होगा कल 4 बजे। ठीक है, तो आई थिंक एवरीवन नोज इट बाय नाउ। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। राइट, चलिए तो जल्दी से एक बार सभी लोग यहाँ पे सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। लेट्स मूव अहेड और लास्ट क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो सीखा था, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीखी थी। 4 फॉर्मूलेज हमारे सामने थे। राइट, सबसे पहले हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए होती है, हमने पढ़ा था किसके लिए होता है, सॉलिड इन लिक्विड मिक्सचर्स के लिए। ठीक है, अगर मैंने एक सॉलिड को लिक्विड में डाला तो जो ऑब्जर्व करा जाता है वो होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इनको ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करती हैं, केवल और केवल सल्यूट पार्टिकल के नंबर के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो ये बोलती है कि जब आप सॉलिड को एक लिक्विड में डालते हो तो आपका वेपर प्रेशर जो है मिक्सचर का वो कम होता है। ठीक है, क्यों कम होता है, क्योंकि आपका नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस बढ़ रहा है, दैट इज योर सॉलिड इंक्रीज हो रहा है। सॉलिड नॉन वॉलेटाइल है तो ऑब्वियसली उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो क्या होता है, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल्स टू डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए NB अपॉन NA। ठीक है, पहला ही हो गया। फिर आपने पढ़ा था फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन देखा जाता है एक मिक्सचर के जब उसमें सॉलिड डाला जाएगा, यानी कि डेल्टा TF आपका क्या हो जाएगा, आपका IKFM के बराबर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये मेरे को आई नहीं बताना क्योंकि अभी मैंने आई नहीं बताया है। ठीक है, सो दैट इज KFM KBM। फॉर्मूला खोल दूं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है यानी कि TB माइनस T नॉट बी, दैट इज सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू KB। M क्या होता है, गिवन मास ऑफ योर सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ योर सॉल्वेंट इनटू में यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ योर गिवन मास ऑफ योर सॉल्वेंट और इनटू 1000। ठीक है, तो ये भी ग्राम में है और ये भी आपका ग्राम में है। ऊपर जो है ये सल्यूट का है। ठीक है, दिस इज फॉर सल्यूट and this one is for solvent। ठीक है, अब पार्ट फ्रॉम इट अगर मैं लास्ट में बोलूं तो ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलता है कि पाई इज इक्वल्स टू CRT या फिर N अपॉन VRT। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी हैं। आई होप एवरीवन इज डन विद इट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इस चैप्टर में पर्टिकुलरली अगर आपको फॉर्मुलेज याद है ना तो आप मोस्टली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे होगे, क्योंकि जो जनरली इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, या न्यूमेरिकल बेस्ड ही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले बढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक बढ़ेगा आपका और वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है यार ऑस्मोसिस के उल्टा है। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, ठीक है एक बार जरा देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक सोल्यूशन बॉक्स है। ठीक है, और इस बॉक्स में मेरे पास बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ठीक है, सो एक साइड मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, और दूसरी साइड मेरे पास क्या है, दैट इज सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, जिसको हम सॉल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, सो दिस इज सॉल्यूशन एंड दिस इज प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा था, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अगेन आप इसको 3 तरीके से लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको याद करने का तरीका बता देती हूँ। ठीक है यार, रिवर्स ऑस्मोसिस आई थिंक आप सभी लोगों को पता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरओ बोलते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों के घर में आरओ लगा हुआ है ना, मतलब मोस्टली लोगों के पास होगा आरओ, वरना आपको पता है कि आरओ करता क्या है। आरओ क्या करता है, आपको साफ पानी दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है आपको, साफ पानी। ठीक है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, बेसिकली इट इज ओके, सो इट वोंट मूव। देखो, सो यू हैव अ डर्टी वाटर, हिंदी में लिख देते, इंग्लिश में ही लिख देते हैं, डर्टी वाटर है एंड यू आर गेटिंग फ्रॉम इट क्लीन वाटर। ठीक है, ये तो कर रहा है आरओ। व्हाट डू यू मीन बाय डर्टी वाटर, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देती हूँ कि आई हैव मड प्लस वाटर
गंदगी यहाँ बोल रही हूँ मैं इसको, ठीक है। एंड क्लीन वाटर इज जस्ट प्योर वाटर. So can I say it is a solution and this is pure solvent? तो अगर मुझे याद करना है तो मैं कैसे याद रखूंगी? मैं याद रखूंगी रिवर्स ऑस्मोसिस इज लाइक डर्टी वाटर, से मुझे साफ पानी मिलना है, राइट? तो मुझे सोल्यूशन से कहाँ मूव करना है? प्योर सॉल्वेंट. ऑब्वियसली ऑस्मोसिस के उल्टा ही मूव करेगा. तो कहाँ से कहाँ मूव करेगा आपका? ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा. कौन मूव करेगा? सॉल्वेंट मूव करेगा फ्रॉम द साइड ऑफ सोल्यूशन टू योर प्योर सॉल्वेंट की तरफ. अब आप इसको तीन तरीके से लिख सकते हो. अगर मैं बोलूं इन रिवर्स ऑस्मोसिस solvent moves from, तीन नहीं चार तरीके से लिख सकते हो, ठीक है. पहला इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं, ठीक है, तो कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिख सकते हो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन. यहां पे क्या है? हाई कंसंट्रेशन किसकी है? सल्यूट की है. सो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, ठीक है. सेम गोस फॉर सोल्यूशन. अगर यहाँ पे सल्यूट ज्यादा है तो ऑब्वियसली सोल्यूशन भी कंसंट्रेटेड है. यहाँ पे सोल्यूशन कम कंसंट्रेटेड है क्योंकि यहाँ पे आपका जो सल्यूट है वो है ही नहीं. तो मैं सेम लिख सकती हूँ कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. इफ आई टॉक अबाउट सॉल्वेंट, तो यहाँ पे सॉल्वेंट देखो, सॉल्वेंट के साथ कुछ ना कुछ सल्यूट है, बट यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट की मात्रा यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है. सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. लास्टली अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर लिखना चाहूं, वेपर प्रेशर, ठीक है. अभी यहां पर सल्यूट है, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली अ सॉलिड. और अगर सॉलिड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा? लेस होगा क्योंकि सॉलिड इज नॉन वॉलेटाइल. एंड यहाँ पे कोई सॉलिड है नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. तो कहां से कहां मूव कर रहा है? कहां से कहां मूव कर रहा है? दैट इज फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो वेपर प्रेशर टू अ रीजन ऑफ हाई वेपर प्रेशर. आपके पेपर में कुछ भी आ जाए आप आंसर दे पाओगे. और बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आपका बना है, ठीक है. रिवर्स ऑस्मोसिस का उल्टा है ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस में सब कुछ यहाँ से यहाँ आ रहा है और रिवर्स ऑस्मोसिस में सब कुछ यहाँ से यहाँ जा रहा है. अब आप किसी भी तरीके से डेफिनेशन आपको पूछे आप लोग वहां पे लिख पा रहे हो. गया आई होप एवरीवन इज क्लियर विद इट कि रिवर्स ऑस्मोसिस में मूव कौन कर रहा है? सॉल्वेंट कर रहा है, बट कहाँ से कहाँ कर रहा है उसका उसका जो पर्सपेक्टिव है वो अलग अलग हो सकता है. अगर आप सल्यूट के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, सोल्यूशन के लिए देख रहे हो, सॉल्वेंट के लिए देख रहे हो, या आप वेपर प्रेशर के लिए लिख रहे हो, चारों के लिए आप लोग आंसर आई थिंक अब दे पा रहे होगे, ठीक है. डेफिनेशन भी देख लो एक बार. अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को आप रिवर्स कर सकते हो अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दो. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर वाज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ठीक है. अगर मैं उससे ज्यादा प्रेशर लगा दूं तो मैं अपना ऑस्मोसिस की डायरेक्शन बदल सकती हूं और इसी को मैं क्या बोलती हूँ? इसी को मैं रिवर्स ऑस्मोसिस बोल देती हूँ. कहां पे लगाऊंगी प्रेशर? सोल्यूशन की साइड पे. देखो कहां पे लगाऊंगी प्रेशर? यहाँ पे. अगर मैं यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा देती हूँ तो ऑस्मोसिस आपका पलट जाएगा और आपका रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगा, ठीक है. इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? आई थिंक आप लोगों के घरों पे करा जाता है, वो तो आपको पता ही है, बट इवेंचुअली कहाँ? डीसैलिनेशन ऑफ सॉल्ट वाटर. सॉल्ट वाटर को डीसैलिनेट करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल किया जाता है, राइट. सो दैट इज बेसिकली सॉल्ट वाटर से प्योर वाटर. तो उसमें क्या किया जा सकता है? वहां पे हम अपना रिवर्स ऑस्मोसिस को लगा सकते हैं, ठीक है. चलिए, तो ये होता है खत्म यहाँ पर. नेक्स्ट move towards the last topic of the day of the chapter and that is your abnormal molar mass, ठीक है. अब समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है. आपके पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना. पहली है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी. डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी एम, ठीक है. डेल्टा टी एफ
इज इक्वल्स टू KFM, पाई इज इक्वल्स टू CRT। ठीक है, इससे ही पहले एक चीज हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। अगर मैं बात करूं, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए। ठीक है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किसके ऊपर? आपके नंबर ऑफ सॉलिड सल्यूट पार्टिकल्स। तो अगर तुम्हारे सॉलिड सल्यूट के पार्टिकल्स में बदलाव आएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बदलाव आएगा, राइट। सो सॉलिड सल्यूट, अब यार सॉलिड सल्यूट किस तरीके का हो सकता है? ठीक है, दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है? दैट डज नॉट ब्रेक और एसोसिएट। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो ये दो तरीके का हो सकता है, या तो ये डिसोसिएट कर सकता है या तो ये एसोसिएट भी कर सकता है। जैसे कि मतलब एग्जांपल मैम, जनरली आपके जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट NaCl, तो NaCl क्या करेगा? Na+ और Cl- में टूट जाएगा जैसे इसे पानी में डाला। ठीक है भाई, वहीं अगर मैंने डाला 2CH3COH एसिटिक एसिड, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे आपका CH3COOH और COOH, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, बट इवेंचुअली यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो टेक्निकली आपने क्या डाला था? आपने दो मॉलिक्यूल डाले, अब आपके पास एक ही बाकी है। आपने एक मॉलिक्यूल डाला, अब आपके पास दो बन गए हैं। ठीक है, तो क्या देखने को मिल रहा है? आपके पास अगर कोई एक ऐसा टाइप का सॉलिड है जो इलेक्ट्रोलाइट है, तो वहां पे आपके नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स में चेंज आ रहा होगा। आप डाल कुछ और रहे हो, बन कुछ और रहा है, आप डाल कुछ और रहे हो, बन कुछ और रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी असर आएगा? जो आप निकाल रहे हो कहीं ना कहीं उस पर भी तो असर आएगा ही ना। जब मैंने बोला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सल्यूट पार्टिकल के नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर मेरे सल्यूट पार्टिकल का नंबर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, राइट? यस और नो? तो जो मैंने फॉर्मूला निकाला, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये फॉर्मूले थे, ठीक है, सो मैंने क्या किया, हाँ मैंने क्या किया, मेरे पास दिस वॉज समथिंग दैट इज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड दिस इज योर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब जो मैं एग्जांपल बच्चों को देती हूँ कि फॉर एग्जांपल तुमने कैलकुलेट किया कि अगर आपने 1 मोल NaCl का वाटर में डाला तो हो सकता है कि आपको 1 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिले। ये आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया, आपने लैब में गए, आप लोग वाटर में आपने 1 मोल NaCl का डाला, तो आपने देखा कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था, अब आपने वाटर को बॉईल करके देखा, उसमें नमक डाल के तो वो 101 डिग्री पे बॉईल हुआ। तो यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया कि यार नमक मतलब सॉरी, मैं पहले कैलकुलेटेड से ऑब्जर्व करवाती हूँ, ठीक है, ताकि आप उसको बेटर समझ पाओ। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल ले, ठीक है, तो हमने क्या पाया कि अगर मैंने 1 मोल NaCl का फॉर एग्जांपल 1 मोल वाटर में ही डाल दिया, ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KBM। ठीक है, तो मेरा डेल्टा TB कैलकुलेट करके आया कि 1 डिग्री सेल्सियस का 1 डिग्री सेल्सियस का आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, यू कैलकुलेटेड इट, क्योंकि आपको KB की वैल्यू पता है, ठीक है, और आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है, तो आपने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, वहीं आप जब लैब में गए, आप लैब में गए तो आपने क्या ऑब्जर्व किया,
आपने ऑब्जर्व किया कि जब मैंने पानी लिया 1 मोल और मैंने उसमें नमक डाला 1 मोल, तो मैंने जब ऑब्जर्व किया उसे बॉईल करके, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो डेल्टा टीबी है ना वो कितना आ रहा था, 2 डिग्री सेल्सियस। तो आप बोलोगे यार ऑब्जर्व करके कुछ और आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली मैं चेक तो तभी करूंगा ना कि जो मैंने फॉर्मूला निकाला है क्या उससे मुझे सही आंसर मिल रहा है, और मैंने देखा यार यहाँ तो आंसर सही नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर वहीं वहीं आपने ये सेम काम, आपने फॉर एग्जांपल 1 मोल ग्लूकोज का डाला, ठीक है, यहाँ तो मैंने 1 मोल NaCl का डाला था, वहीं अगर मैंने 1 मोल ग्लूकोज का डाला, ठीक है, उस केस में आपने फॉर्मूले से ऑब्जर्व किया कि फॉर एग्जांपल डेल्टा टीबी आ रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, और आपने ऑब्जर्व किया तो भी वो 2 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो आप बोलोगे यार ये क्या चल रहा है, मतलब NaCl के लिए बात कुछ और हो रही है, ग्लूकोज के लिए बात कुछ और हो रही है, ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला सही हो गया और NaCl के लिए फॉर्मूला गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी चीज है जो हम मिस कर रहे हैं, और वो चीज हम मिस क्या कर रहे हैं, वो चीज हम मिस क्या कर रहे हैं, वो चीज हम ये मिस कर रहे हैं, जब मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट। जो आपका ग्लूकोज है या जो भी आपकी शुगर्स होती हैं, ठीक है, शुगर है, शुगर ही हुआ, बायोमोलिक्यूल आपका कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो जितने भी जनरली आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो टूटता नहीं है, तुमने 1 मोल ग्लूकोज का डाला 1 ही मोल ग्लूकोज करा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपने जितने भी आयनिक सॉलिड लिए, जैसे कि NaCl है, अब NaCl आपका टूट गया 2 मोल में, ठीक है, राइट, आपने जो फॉर्मूला लिया था, राइट, आपने जो फॉर्मूला लिया था डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू KBM, ठीक है, जहां पे KB इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन योर KG, है ना, यही तो फॉर्मूला था। तो वहां पे मैंने KB इज इक्वल्स टू 1 लेके सॉल्व किया, क्योंकि यार मैंने तो थ्योरेटिकली एक ही डाला था, लेकिन इवेंचुअली क्या हो रहा है, क्योंकि NaCl आपका जब टूट रहा है तो वो Na प्लस और Cl माइनस में बन रहा है, तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या है, 2 है, क्या है, N की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो क्योंकि जब भी आप एक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट को लेके चलते हो, अब लिक्विड में पानी ने क्या ऑब्जर्व किया, पानी ने तो NaCl को 1 नहीं माना, पानी ने NaCl को 2 माना, क्योंकि पानी में जाके तो टूट गया वो, हमने फॉर्मूले में उसको 1 माना क्योंकि हमने NaCl को जुड़ा हुआ माना। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट लेके चलोगे तो वहां पे मॉलिक्यूलर मास जो आना चाहिए या जो भी आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए उसमें आपको एक वेरिएशन देखने को मिल रहा होगा, और इसको करेक्ट करने के लिए हमने एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया, और उस फैक्टर को क्या बोलते हैं, उस फैक्टर को बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। तो इस फैक्टर से जब आप अपनी सारी कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो दोनों वैल्यूज हैं वो आपकी सेम निकल कर आ जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, एक बार आप जो डेफिनेशन है उसको देख लो। तो अगर मैं बात करूं एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, द मोलर मास दैट इज आइदर लो और हाई, मतलब ऑब्वियसली अगर क्या कहते हैं डिसोसिएट कर गया तो बढ़ जाएगा वैल्यू, अगर एसोसिएट कर गया तो कम हो जाएगा वैल्यू। तो मॉलिक्यूलर मास अगर आपका ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, इसको करेक्ट करने के लिए जो इस्तेमाल करा जाता है उसे बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, और इसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। आपको क्या बता रहा है, इट इज टेलिंग यू द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, कितना डिसोसिएशन हुआ या एसोसिएशन हुआ। एक बार पहले फॉर्मूला देख लो, फिर मैं आपको एक बार समझा दूंगी। 3 फॉर्मूले होते हैं मेरे। पहला होता है कि जो भी नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए था अपॉन एबनॉर्मल जो आपने ऑब्जर्व किया। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने कैलकुलेट ऑब्जर्व करी, मतलब आपने लैब में जाके ऑब्जर्व करी, और एक आपने कैलकुलेट करी फॉर्मूले से वो, ठीक है, दोनों का रेशो। बट जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो क्या किया जाता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एक बार इसको समझो, जैसे कि मैंने NaCl का ही एग्जांपल लिया, तो NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस में और Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पे कितने मोल है, 1, यहाँ पे 2। तो इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा, आफ्टर 2, पहले कितने थे 1, वेंट ऑफ फैक्टर 2। ठीक है, आई थिंक द वीडियो इज नॉट क्लियर, एक सेकेंड। भी क्लियर है, ब्लर हो रहा है ना बीच बीच में ये। हेलो, आई थिंक सही हो जाएगा, ठीक है, जब मैं मूव करूंगी। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली
KCl है काइनिक सॉलिड। अब जैसे KCl है, K प्लस में टूटेगा और Cl नेगेटिव में, बताओ वेंट ऑफ फैक्टर इसका कितना आएगा? हाउ मच इज गोइंग टू बी द वेंट ऑफ फैक्टर? तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा? 1 + 1 2 2/1 2। फॉर एग्जाम्पल K2SO4, K2SO4 के लिए क्या होगा? किस में टूटेगा? देखो तोड़ना तो आपको आता ही होगा, जो नीचे नंबर होता है वो आगे आता है, 2K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो कितने आयंस हुए यहाँ पे हमारे? 2 + 1 3, तो आई क्या होगा? 3/1 यानी कि 3। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव AlCl3, तो क्या होगा? 3Al3 पॉजिटिव एंड 3Cl नेगेटिव। तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? 3 + 1 4 4/1। ठीक है, एक कॉमन चीज आप देख रहे हो कि सारा का सारा जो वैल्यू आ रहा है वो आपका ग्रेटर देन 1 आ रहा है। क्या आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो? जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो आपकी क्या आ रही है? ग्रेटर देन 1 आ रही है। ठीक है, वही एक एग्जांपल जो जनरली आपके एसिड के केसेस में होता है, दैट इज एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने इसके 2 मॉलिक्यूल्स डाले। ठीक है, तो क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH और CH3, इनमें क्या होती है आपकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो दोनों मॉलिक्यूल्स आपके जुड़ गए। ठीक है, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं? डाइमर। 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए। ठीक है, तो पहले आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स थे? 2, अब कितना है? 1। तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा? 1/2 यानी कि हाफ। ठीक है, क्या हो गया? हाफ। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? व्हाट इज अ समरी? समरी क्या है यहाँ पे? ठीक है, समरी क्या होगी? ठीक है, आपके पास जो सॉलिड है, ठीक है, वो या तो इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो या तो वो डिसोसिएट करेगा और या ही तो वो एसोसिएट भी कर सकता है। ठीक है, अगर वो डिसोसिएट करेगा, ठीक है, अगर वो डिसोसिएट करेगा तो क्या होगा? अगर वो डिसोसिएट करेगा तो ऑब्वियसली वो एक से ज्यादा में ही टूटेगा यार। अब तुम एक चीज को तोड़ोगे तो एक से ज्यादा हिस्से में ही टूटेगा ना वो। तो वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर वो एसोसिएट करेगा तो हमेशा जुड़ेगा। तुम 2 चीजों को जोड़ोगे तो हमेशा वो एक से तो कम ही रहेंगी। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा क्या आएगा? उल्टा सिंबल हो गया। यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे इट इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, और वहीं पर अगर आपका ये सॉलिड नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये तो टूटेगा ही नहीं। तुमने 1 डाला वो 1 ही रहा, तुमने 2 डाले वो 2 ही रहे, तुमने 3 डाले वो 3 ही रहे। तो वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा क्या आएगा? 1/1 2/2 3/3। तो वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा क्या आएगा? यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये 3 समरीज हैं जो आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी होंगी। ठीक है, इफ यू रिमेंबर इट, आपकी चीजें कभी भी गलत नहीं होंगी। ठीक है, सो फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपकी निकल के आती हैं वो क्या आती हैं? फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल के आती है कि P0A - PA अपॉन P0A इज इक्वल्स टू IXP। जब तक आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेंट ऑफ फैक्टर नहीं लगाओगे वो प्रॉपर्टी इनकम्प्लीट रहेगी और हमेशा आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं डेल्टा TB इज इक्वल्स टू IKBM, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू IKFM। ठीक है, पाई इज इक्वल्स टू ICRT। ठीक है, तो सभी में आप लोगों ने देखा कि आपको वेंट ऑफ फैक्टर को डालना पड़ेगा। एंड व्हाट डज दिस आल्सो मींस? दिस आल्सो मींस कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर। डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर। डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर। ये चारों प्रॉपर्टीज बढ़ती चली जाएंगी जितना ज्यादा आपका वेंट ऑफ फैक्टर बढ़ेगा। और ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको ये अरेंज करवाऊंगी कि ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉलिगेटिव
ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व करेगा या कौन सा सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आए हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड आए हैं, ठीक है। सो वी विल बी प्रैक्टिसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास ताकि आप लोग का चैप्टर फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाए, एंड येस देन वी विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों ने यहाँ तक इसको कंप्लीटली फॉलो कर लिया, और अगर फॉलो कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में आना चाहिए कि मैम चैप्टर फिनिश, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहेंगे, एंड आई होप आप लोग पूरी तैयारी के साथ आओगे। पूरा चैप्टर रिवाइज करके आना, एक बार एनसीईआरटी रीड करके आना, और अपने जो भी डाउट्स हैं वो भी नेक्स्ट क्लास के लिए लेकर आना ताकि आप नेक्स्ट क्लास में उसको पूछ सको, ठीक है भाई। सो विद दैट लेट्स एंड टुडेज सेशन, एंड लास्टली इफ यू वांट टू स्टडी, एम्बिशन बैच चल रहा है, साथ में आपका एक नया बैच जो है दैट इज योर समर्थ बैच, वो फ्रेश बैच है जो अभी भी शुरू हुआ है, वो भी स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब वो ओपन हो चुका है, एडमिशन्स के लिए स्टार्ट होने वाला है। सो आई वुड सजेस्ट कि जो आपका समर्थ बैच है, ठीक है, समर्थ फॉर CUET 2024, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग फुल फ्लेश पढ़ना चाहते हैं CUET और क्लास 12 के लिए। एंड येस, जब आप बैच में इनरोल करते हैं सो यू हैव टू यूज अ डिस्काउंट कोड, सो यू कैन यूज दिस कोड, दिस इज माई कोड, एंड इसके थ्रू आप इनरोल कर सकते हो एंड मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू सी हाउ टू एनरोल इन द बैच सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आपको अड्डा 247 के ऐप पे जाना है, ठीक है। सो जस्ट सर्च ओवर हेयर, सर्च सेक्शन में या गूगल पे आप सर्च कर लेना, ठीक है, दैट इज अड्डा 247। यहाँ पे आप वेबसाइट ओपन कर लेना, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाइएगा, और ऑल कोर्सेज पे अंडरग्रेड एंट्रेंस में CUET सेक्शन में CUET साइंस आर्ट्स कॉमर्स, सो साइंस में जाएंगे। सो द फर्स्ट बैच है CUET 2024 समर्थ बैच, ठीक है। सो इसमें आपकी बुक्स है, टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लासेस है, और मॉक टेस्ट है, सब कुछ इंक्लूडेड है। बस आपका इसको प्राइस डिड्यूस करने के लिए यहाँ पे कूपन कोड जो मैंने आपको बोला है वो अप्लाई करना पड़ेगा, Y513, ठीक है। जैसे ही आप इसको अप्लाई कर दोगे आपको ये बैच डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा, ठीक है। सो बट ये कोशिश करना कि आप जल्दी इनरोल करो, क्योंकि ये बैच आई थिंक आप फ्रेशली ज्वाइन करोगे फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, तो आपका बेटर रहेगा, कोई भी बैकलॉग्स नहीं रहेंगे, ठीक है। Let's meet in the next class. I hope you've enjoyed the session and completed the chapter. Good luck, but all the best.